हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. दिस इज सौम्या एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश ओवर चाय. थैंक यू सो मच आज का ये वीडियो ज्वाइन करने के लिए. आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज आप हमारे जो क्लास 12th के फ्रेंड्स हैं उनके बारे में आज का ये चैप्टर है. उनकी जो स्टडी है, आपकी जो इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक है क्लास 12th की, उसका जो सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसको आज हम डिस्कस करेंगे. ये स्टोरी काफी लंबी है और इसमें दो स्टोरीज, अलग अलग स्टोरीज दी हुई हैं, तो मैंने दो अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है. दो अलग अलग वीडियोस हैं. तो आज हम इस वाले वीडियो में फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने सेकंड स्टोरी लेकर आऊंगी. दिस इज रिटन बाय अनीस जंग. ये इंडियन ऑथर हैं और इन्होंने इस स्टोरी को लिखा है. और देखते हैं कि क्या लॉस्ट स्प्रिंग है, किस बारे में ये स्टोरी है, क्या अनीस जंग हमसे कहना चाहती है. सो प्लीज प्लीज बी पेशेंट और बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में. आई रियली होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. आज जो हम इस वीडियो में पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले हम अनीस जंग जो ऑथर है उनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे. उसके बाद आपको पूरा चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगी. देन वन लाइनर्स में हम 10 शॉर्ट से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. उसमें जनरली आपका वन लाइन के या वन वर्ड के भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. और उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने आप को एनालाइज कर सके कि 10 में से आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर किया है. और एक आपका जो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग कैसी हुई है, ये बस उसको असेसमेंट करने के लिए है कि आप अपने आप का टेस्ट ले सके कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया है. ये उसके लिए वन लाइनर्स है. और लास्ट में ग्लॉसरी, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं चैप्टर में, उसको मैंने चैप्टर के बीच में भी एक्सप्लेन किया है जैसे जैसे वो वर्ड्स आते गए हैं. और उन्हीं को ही एक कलेक्शन के फॉर्म में लास्ट में वीडियो में दे दिया है. आप बहुत ही सिंपल और इजी इंग्लिश में वहां पे मीनिंग्स दिए हुए हैं विद प्रोनाउंसिएशन की उन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं. ये ओवरऑल एक पैकेज है विच आई फील कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन विद द वीडियो. तो आज अभी जो ऑथर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, अनीस जंग के बारे में. शी इज एन इंडियन ऑथर नोन फॉर राइटिंग बुक्स एंड स्टोरीज दैट एक्सप्लोर्स इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज. जो भी सामाजिक मुद्दे होते हैं, हमारे जो सोशल इश्यूज होते हैं, सोशल इवल्स हो गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिज या डाउरी, ये सब सामाजिक हमारे मुद्दे हैं जो कि सही नहीं है समाज में. एक बुराई है, सामाजिक बुराई है. तो इस तरह की जो थीम्स होती हैं, इस तरह की जो जो पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में ये स्टोरीज और बुक्स वगैरह लिखती हैं. मेनली इनकी यही थीम रहती है अनीस जंग की. Her writing style is sensitive and thoughtful, and she often delves into themes like identity and cultural differences. बहुत ही sensitive और thoughtful इनकी writing style होती है कि सोचने पे मजबूर कर दे सामने वाले को. और उसकी जो भी emotional एक पार्ट है या उसके अंदर एक जो इमोशंस हैं उनको ट्रिगर कर दे, इस तरह के टॉपिक्स के बारे में ये लिखती हैं. आइडेंटिटी के बारे में कि किसी की क्या पहचान है, कल्चरल डिफरेंसेस, इन सारी थीम्स में भी ये ज्यादातर डेल्व करना, मतलब उसके गहराई में उस तरह की थीम्स को लिखना, इस तरह से ये काम करती हैं. Anis Jung has received recognition and awards for her contribution to literature and her efforts to address social inequalities. अब ये जो अनीस जंग है, इनको बहुत ही रिकॉग्निशन और अवार्ड्स से नवाजा गया है, जो इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में यानी कि लिटरेचर फील्ड में जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, और जो भी ये सोशल इनइक्वालिटीज के बारे में इन्होंने बात की है. शी इज एन इंडियन ऑथर. और देखते हैं इस चैप्टर में इन्होंने कौन सा सोशल इशू उठाया है. Okay, now let's begin with the chapter explanation. Sometimes I find a rupee in the garbage. अब ये फर्स्ट लाइन जो है कि किसने कही है, अभी हमें आगे पता चलेगा. और लाइन क्या है कि कभी कभी मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है गार्बेज में से, यानी कि कूड़े के ढेर में से. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps in my neighborhood. Sahib left his home long ago, set amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. अब ये स्टोरी किस बारे में है या ये किसने डायलॉग बोला है,
कि समटाइम्स कभी-कभी मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है कूड़े में से, तो आई यहाँ पे ऑथर अपने बारे में यानी कि अनीस जंग यहाँ पे आई अपने आप को कह रही हैं, फर्स्ट पर्सन में ये पूरी स्टोरी लिखी है। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा साहिब से, साहिब उस लड़के का नाम था जिसने ये चीज़ बोली थी, कि जिसको मैं रोज़ सुबह देखती थी कि वो गार्बेज डंप्स में यानी कि कूड़े के ढेर में गोल्ड ढूँढ रहा होता था। स्क्राउंज करने का क्या मतलब होता है? मुफ्त का सामान ढूँढना या फिर बिल्कुल जैसे होता है ना, आप बहुत ही डेस्परेट हो जाते हैं। कभी-कभी जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है और मिल नहीं रही होती है, तो आप कैसे एकदम पागलों की तरह उसको ढूँढते हैं इधर-उधर कि देर हो रही है स्कूल जाने के लिए या कुछ भी है, मुझे ये सामान चाहिए। तो दैट इज़ स्क्राउंजिंग। बहुत ही एकदम पागल होकर के कोई चीज़ ढूँढना। तो वही साहिब जो था बच्चा, वो उससे जो ऑथर है अनीस जंग, वो पूछती हैं कि व्हाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो, यानी कि तुम ये कूड़ा बीनने का काम क्यों करते हो। और साहिब कौन था, जिससे वो रोज सुबह मिलती थी, अपने मिलती एज एन कि वो देखती थी उसको, उसके पड़ोस में, उनके उसके नेबरहुड में, अनीस जंग के जो गार्बेज डंप्स थे, जो कूड़ा के ढेर लगे रहते थे कूड़े के, वहां पे साहिब जो था, वो आकर के गोल्ड को ऐसे एकदम पागलों की तरह या बहुत ही डेस्परेट होकर के ढूंढता था। गोल्ड का यहाँ क्या मतलब है, कि क्या आपको लगता है कि यहाँ पे रियल गोल्ड की सोने चांदी के हार पड़े होंगे, सोने का हार पड़ा होगा या इयररिंग्स पड़ी होंगी, ऐसा कुछ गोल्ड से मतलब है? सो टू क्लियर योर डाउट, ऐसा कुछ नहीं है। गोल्ड से यहाँ पे मतलब है यही जो साहिब ने कहा, कि समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। यहाँ पे गोल्ड का मतलब है 1 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का नोट, 5 रुपए का सिक्का, इस तरह की जो छोटी छोटी करेंसी होती है। मे बी आपके लिए या मेरे लिए इतना वैल्यू नहीं करता है 1-2 रुपए, लेकिन जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं या इस तरह की कम्युनिटी से जो बच्चे आते हैं, उनके लिए 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए ये बहुत बड़ी चीज होती है। और उस चीज को उनकी नजर में, उनके लिए ये सोने के बराबर है, गोल्ड की कीमत के बराबर है। तो यहीं पे ये जो गोल्ड है, इसका मतलब लिटरल असली वाला गोल्ड नहीं, बट या कि 1-2 रुपए जो हमारे लिए मे बी कुछ ना हो, बट उनके लिए वो गोल्ड के समान है, ये कहने का यहाँ पे मतलब है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब जो था, ये जो बच्चा था, उसने बहुत पहले अपना घर छोड़ दिया था। अब उसके घर के बारे में बता रहे थे कि वो कहाँ पर है, या कहाँ पर था उसका घर। सेट अमिस्ट, अमिस्ट का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ समथिंग, किसी चीज के मध्य में होना, सेंटर में होना। अब ढाका, ढाका जो कि बांग्लादेश में एक जगह है, तो ढाका के जो ग्रीन फील्ड्स थे, हरे भरे खेत थे, उसके बीचों बीच अमिस्ट में सेट था उसका घर, वहां पे मतलब सिचुएटेड था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। उसको अपने घर के बारे में याद नहीं है, यानी कि एक दूर की कोई ख्याल हो गया है, उसको ठीक से याद भी नहीं है। क्यों ऐसा हुआ होगा? क्योंकि मे बी साहिब इतना छोटा होगा कि उसको ये भी तक नहीं याद है कि ढाका में उसका घर कैसा दिखता था। अब क्या आगे क्या लिखा है, देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम, हिज मदर टेल्स हिम। अब वो, चूंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि वो बहुत छोटा था, तो उसकी माँ ने उसको बताया था कि बहुत सारे आंधी तूफान आए थे, जिसकी वजह से उनके फील्ड्स, उनके घर, सब वो आंधी बहा ले गई थी। स्वेप्ट अवे मतलब बहा ले जाना, वो सब बहा के लेके चली गई थी। और इसकी वजह से वो लोग अपना घर वहां पे छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे, और एक दूसरी कंट्री में रहने के लिए उनको उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो ये यहाँ पे साहिब के बारे में हमें पता चलता है कि वो एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा है, और वो ढाका जगह जो है बांग्लादेश में, वहां से आया है। और उसकी माँ ने उसको बताया कि तूफान ने उनके पूरे घर को तहस नहस कर दिया था, जिसकी वजह से उन लोग को यहाँ आना पड़ा। That's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow my advice must sound. There is no school in my neighborhood. When they built one, I will go. अब आगे हमको फर्दर क्या पता चल रहा है, कि यही जो रीजन था स्टॉर्म वाला या तूफान वाला, उसी की वजह से उन लोगों ने वहां का घर जो था वो छोड़ दिया था। दैट इज वाई दे लेफ्ट। और अब वो कहाँ पे रहता है? अब वो जहाँ पे रहता है बड़े शहर में, अभी हमको आगे जाके पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली बड़ा शहर कौन सा शहर है या किस एरिया की बात कर रहे हैं। तो अभी वो लोग गोल्ड को ढूंढते हुए, यहाँ पे गोल्ड का वही मतलब है कि रोजी रोटी, ये भाई हमारा वहां पे घर खत्म हो गया है,
हम वहां नहीं रह सकते हैं, तो रोजी रोटी की तलाश में, लुकिंग फॉर गोल्ड, मतलब रोजी रोटी की हम कैसे भाई कैसे कमाएंगे या कैसे हमारा घर परिवार चलेगा, वो यहाँ पे लुकिंग फॉर गोल्ड का मतलब है कि वो बड़े शहर में इसीलिए गोल्ड ढूंढते हुए आए हैं जहां वो अब रहता है। यानी कि अपना पेट पालने के लिए उनको अपनी जगह को छोड़ना पड़ा और गोल्ड की तलाश में वो निकले हैं। तो गोल्ड यहाँ मतलब रोजी रोटी से है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। अब ये उस बात का जवाब दे रहा है जो अनीस जंग ने स्टार्टिंग में कहा था कि तुम ये करते ही क्यों हो, तुम ये काम कूड़ा बिदले का क्यों करते हो। तो अब उस पे वो जवाब दे रहा है क्योंकि मेरे पास और कुछ करने को है नहीं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। ही मटर्स, मटर्स मतलब होता है बहुत ही अपने में ही होठ में बुदबुदा देना। जैसे आप कभी कभी सामने बहुत ही क्लियर होके किसी से बात करते हैं, बट कभी कभी आप किसी ने कुछ कह दिया और आप उसको पलट के जवाब नहीं दे सकते, तो आप होठ में ही ऐसे बुदबुदा करके अपनी भड़ास निकालते हैं। तो वो भी इधर उधर देखता हुआ थोड़ा सा एम्बैरस या कॉन्फिडेंट नहीं होगा और ऐसे बुदबुदाते हुए कहता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कि मेरे पास और कोई काम नहीं है। तो जो ऑथर हैं अनीस जंग, वो बहुत ही ग्लिबली कहती हैं। ग्लिबली का यहाँ पे क्या मतलब है, बहुत ही आलस यानी कि बहुत ही केयरफुली, बहुत ही केयरलेसली होकर के, बहुत लापरवाही से बोलती है कि तू स्कूल चले जाओ, कि अगर कुछ और करने को नहीं है तो स्कूल जाओ। ये उन्होंने बहुत ही एक केयरलेस होकर के बोला था। रियलाइजिंग इमीडिएटली, और जैसे ही उन्होंने ये बात कही थी स्कूल जाने वाली, तुरंत ही उनको कहते ही इस बात का एहसास हो गया कि उन्होंने ये जो एडवाइस उसको दी है स्कूल जाने की, वो कितनी खोखली है, कितनी हॉलो है। मतलब एक ऐसा बच्चा जो कूड़ा बीनने वाले परिवार से आता है, जो खुद कूड़ा बीन रहा है, उसके पास कहाँ से पैसे होंगे कि वो स्कूल जाए और स्कूल की फीस भर सके। तो जब वो एक बोल तो देती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी सोचती नहीं है, एकदम एफर्ट नहीं करती है सोचने के लिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, और बहुत केयरलेसली ग्लिबली से बोल देती है कि गो टू स्कूल। पर फिर उनको अपनी गलती का एहसास होता है कि उनको ये एडवाइस नहीं देनी चाहिए थी। अब इस पे भी साहिब क्या रिस्पॉन्स करता है, क्या रिप्लाई करता है, देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। जब वो लोग एक बना देंगे स्कूल तो मैं चला जाऊंगा। वो लोग मतलब जो भी अथोराइज्ड है या जो भी स्कूल वाले हैं, वो जब स्कूल बना देंगे तो मैं वहां पे पढ़ने चला जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। यस, he says, smiling broadly. A few days later I see him running up to me. Is your school ready? It takes longer to build a school. I say, embarrassed as having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. After months of knowing him, I ask him his name. Sahib-e Alam, he announces. तो अभी क्या हुआ कि जब साहिब कहता है कि जब वो लोग बना देंगे स्कूल, मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, तो जब वो लोग स्कूल बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा। तो जो ऑथर हैं वो बहुत ही थोड़ा आधी हंसी में, मजाक के सेंस में उससे कहती हैं। लिटरली वो नहीं कहती, बट हंसी मजाक में ऐसी कहती है कि अगर मैं एक स्कूल शुरू कर दूं या मैं एक स्कूल खड़ा कर दूं तो तुम आओगे पढ़ने। तो वो बहुत खुश हो जाता है, वो एक्चुअली उसको, उनके मजाक को सच समझ बैठता है और बहुत ही ब्रॉडली स्माइल करते हुए, यानी कि बहुत पूरी मुस्कान के साथ कहता है, हाँ बिल्कुल। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमको समझ में आ रहा है कि साहिब पढ़ने लिखने का शौक रखता है, उसकी भी इच्छा है कि और बच्चों की तरह वो स्कूल में जाके पढ़े, लेकिन चूंकि उसके पास रिसोर्स नहीं है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय कूड़ा बीनने के, क्योंकि इतनी गरीब फैमिली से वो है, इसलिए वो लाचार है या मजबूर है इस काम को करने के लिए। अब वो बहुत खुश हो जाता है और ऑथर की बात को सच समझ लेता है। फिर कुछ दिन बाद वो दौड़ता हुआ ऑथर के पास जाता है और पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। तो इस पे अनीस जंग उसको रिप्लाई करती है कि नहीं, स्कूल बनने में टाइम लगता है, जितना तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा टाइम लगता है स्कूल बनाने में। आई से एम्बेरस्ड। अब वो क्यों एम्बेरस हो जाती हैं, क्यों शर्मिंदा हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने मजाक में ये बात कही थी स्कूल वाली साहिब से, लेकिन साहिब ने उस बात को बहुत सीरियसली ले लिया था, और अब अनीस जंग जो थी वो बहुत ही बुरा उनको महसूस हो रहा था कि उन्होंने एक छोटे बच्चे की उनको ऐसी उम्मीद बांध दी है जिसको वो पूरा नहीं कर सकती हैं, और कहीं ना कहीं अनजाने में उसका दिल वो तोड़ रही थी, ऐसा उन्हें लगा। तो उन्होंने यही देखिए आगे भी है कि हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, कि उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया जो वो मीन नहीं करती थी, और अब उनको इस बात पे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। फिर वो आगे क्या कहती है, लेकिन मेरे जैसे जो प्रॉमिसेस हैं वो तो उसको इस ब्लीक वर्ल्ड में हर एक जगह से मिलते हैं। यानी कि वो जो बच्चा है
मेरे जैसे फॉल्स प्रोमिसेस तो कई लोगों ने उससे किए होंगे, और दुनिया के हर एक कोने कोने से, यानी कि उसकी जो दुनिया है, उसकी दुनिया में जो लोग हैं, उसकी दुनिया के हर एक कोने कोने से उसको ऐसे ही फॉल्स प्रोमिसेस मिलते होंगे। तो ऐसी कोई बड़ी बात मैंने नहीं कर दी है। ब्लीक का क्या मतलब होता है? सूना, यानी कि उसका जो सूना संसार है जिसमें कुछ करने को नहीं है, एक नरकीय जिंदगी एक तरह से हम कह भी सकते हैं कि वो जी रहे हैं, कूड़ा बीन करके किसी तरह रह रहे हैं। तो वो कहती है कि मेरे जैसे प्रोमिसेस उसके उसको कर देना और उनका टूट जाना, उसके जैसे लोगों के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर वो आगे कहती हैं कि जब कुछ महीने बीत गए, उसको जान पहचान के, उसके बारे में जान लिया मैंने, और कई महीने बीत गए, तो फिर मैंने उससे उसका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। और उसने एक अनाउंस करने वाले की जैसे कोई घोषणा कर रहा हो वैसे अंदाज में उसने कहा साहिबे आलम। तो उसका नाम था, साहिब जो था उसका पूरा नाम था साहिबे आलम। He does not know what it means. उसे अपने नाम का मतलब नहीं पता था. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. अब वो आगे क्या कहती हैं कि उसको अगर अपने नाम का मतलब पता होता, यानी कि साहिबे आलम नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का मालिक होना या पूरे यूनिवर्स का राजा होना। ओके, तो अगर उसको ये पता होता कि उसके नाम का ये मतलब है, उसको बहुत ही मुश्किल होता है इस बात पे, हार्ड टाइम बिलीविंग इट, मतलब बहुत मुश्किल होती है उसको इस बात को यकीन करने में, क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट है उसका जो नाम है और जैसी उसकी जिंदगी है, जैसे उसके हालात हैं, दोनों ही एकदम ऑपोजिट हैं एक दूसरे से। Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. अब इस बात से अनजान कि उसके नाम का क्या मतलब है, वो अपने दोस्तों के साथ स्ट्रीट्स में, यानी कि गलियों में घूमता रहता था, और उसके जो फ्रेंड्स थे वो कैसे थे? आर्मी थी एक बेयरफुट बॉयज की। आर्मी से यहाँ मतलब है ग्रुप, कि नंगे पैर घूमने वाले लड़कों के या उसी की एज ग्रुप के बच्चों के, कि एक आर्मी थी, एक ग्रुप चलता था उसके साथ में, जो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह अपीयर होते थे, यानी कि वो कूड़ा बीनने के लिए सुबह के समय, एकदम जो अर्ली मॉर्निंग होती है उस समय वो लोग निकलते थे कूड़ा बीनने के लिए, और दोपहर तक गायब हो जाते थे, यानी कि दोपहर तक वो अपना काम वाम खत्म करके वापस घर चले जाते थे। Over the months, I have come to recognize each one of them. Why aren't you wearing chappals? I ask one. My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. अब कुछ महीने जब बीतते चले गए, तो वो उसकी जो गैंग के और बच्चे थे या उसके जो फ्रेंड्स थे, उनको भी धीरे धीरे पहचानने लग गए। तो उनमें से एक से इन्होंने पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हो? तो उसने जवाब दिया बहुत ही सिंपल तरीके से कि शेल्फ पे ऊपर की साइड मेरी चप्पल रखी है, और मेरी मदर जो है वो वहां से उतार के मुझे देती नहीं है। तो इस पर क्या आगे दूसरा एक बच्चा क्या कहता है? इवन इफ शी डिड, ही विल थ्रो देम ऑफ। एज अनदर वन हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। अब इस पे जब वो कहता है कि मेरी मदर जो है वो शेल्फ से उतार के नहीं देती, तो उसका एक जो दूसरा दोस्त था वो उनसे कहता है, ऑथर से, कि अगर वो उतार के दे भी देंगी, इसकी मदर जो है वो जूते उतार के दे भी देंगी, तो ये फेंक देगा। तो दूसरा उसका फ्रेंड कहता है, और वो किस तरह का, वो क्या पहने होता है? वो ऐसे जूते पहने होता है जो आपस में मैच ही नहीं करते, यानी कि एक पैर में अलग जूता, दूसरे पैर में दूसरा जूता, इस तरह से पहने होता है। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. अब जब इसी बात पे ऑथर जो है वो कमेंट करती हैं, यानी कि कमेंट करती है मतलब कि वो ये कहती हैं या इस चीज को पॉइंट आउट करती है कि तुमने दोनों पैरों में अलग अलग जूते पहने हैं, तब ही शफल्स हिज फीट। शफल का मतलब होता है थोड़ा वो अनकंफर्टेबल सा हो जाता है, थोड़ा अनकंफर्टेबली चलने लगता है, या मे बी छुपाने की कोशिश कर रहा हो, मे बी क्योंकि उसे शर्म महसूस हो रही हो कि वो अलग अलग जूते पहने और उसके पास एक जूते का की जोड़ी भी नहीं है, और कुछ भी नहीं कहता, यानी कि ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस कर रहा है, थोड़ा सा उसको झिझक हो रही है। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads.
It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. अब एक थर्ड बॉय जो है, इन दोनों बच्चों से भी बात हो गई, अब एक तीसरा बॉय है उस ग्रुप का, एक और लड़का है, वो कहता है कि मुझे जूते चाहिए, मुझे एक पेयर ऑफ शूज चाहिए। और वो ऐसा लड़का है जिसने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी कोई जूते नहीं देखे, या उसने कभी भी कोई जूते का पेयर ओन नहीं किया, कभी उसके पास कोई जूते नहीं रहे। अब इस पे आगे जो अनीस जंग है वो क्या कहती हैं कि पूरी कंट्री में लगभग उन्होंने ट्रेवल किया है, उन्होंने बच्चों को देखा है जो नंगे पैर वॉक करते हैं शहरों में, गांव की सड़कों में, जो शहरों में गांव की सड़कें होती हैं वहां पे उन्होंने बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखा है। तो मे बी उन्होंने किसी से पूछा होगा, तो उनको क्या एक्सप्लेनेशन इसका मिला कि क्यों बच्चे नंगे पैर चलते हैं, कि किसी ने उनको ये बताया कि इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम जूते नहीं खरीद सकते, लेकिन एक ये रिवाज है, एक ट्रेडिशन है नंगे पैर रहने का। तो इट इज वन एक्सप्लेनेशन, एक एक्सप्लेनेशन उनको ये सुनने को मिला था। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस या निरंतर, यानी कि लगातार कोई चीज। तो इस पे जब उनको ये एक्सप्लेनेशन मिला कि ये पैसे की वजह से नहीं है, बस एक परंपरा है नंगे पैर रहने की, तो उन्होंने ये सोचने पे मजबूर हो गई, जो ऑथर थी, कि क्या ये एक एक्सक्यूज है, क्या ये एक बहाना है कि जो लगातार उनकी गरीबी की स्थिति चलती आ रही है, या जो गरीबी की दशा उनकी जो कंटिन्यूअसली बनी हुई है काफी लंबे समय से, उसको छुपाने के लिए, या मे बी वो शर्म की वजह से एक बहाना में भी हो सकता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, बट ये रिवाज है, ये कह देना। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। अब जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ कि उडुपी कर्नाटक में एक जगह है, बैंगलोर शहर के पास में ही है वो। सो इट इज अ सिटी इन कर्नाटका, इंडिया। ओके, तो वो कहते हैं कि मुझे एक स्टोरी याद आ गई इस पे, कि एक आदमी जो था उडुपी से, उसने मुझे एक बार बताई थी। देखते हैं वो क्या स्टोरी है। As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which is now drowned in an air of dissolution. अब वो स्टोरी क्या बताता है, वो जो मैन उडुपी का था, उसने उनको ये बताया स्टोरी में कि जब वो छोटा था, वो जो मैन था, जब वो यंग बॉय था, बहुत छोटा बच्चा था, तो वो स्कूल जब जाता था, तो वो स्कूल जो था, स्कूल के रास्ते में एक पुराना मंदिर पड़ता था। तो वो मंदिर स्कूल के उसके रास्ते से होकर के गुजरता था, मंदिर के जो रास्ता था। तो उस ओल्ड टेम्पल के जो प्रीस्ट थे, वो उसके फादर, like his father himself was the priest of that temple। तो वो कुछ देर के लिए उस जगह पे, उस टेम्पल में रुकता था और प्रार्थना करता था कि उसे एक जोड़ी जूता मिल जाए। इसके लिए वो प्रार्थना करता था। तो आप ये सोच सकते हैं कि उसके फादर उस मंदिर के प्रीस्ट थे, वो स्कूल जाता था, लेकिन फिर भी उसके पास जूता नहीं था पहनने के लिए। उनकी मे बी जो कंडीशन होगी वो अच्छी नहीं होगी, तो वो भगवान से प्रार्थना करता था कि उसको भी एक जोड़ी जूते दिलवा दे। अब आगे क्या कहती हैं अनीस जंग, कि 30 साल के बाद, 30 years लेटर, जब वो उसी टाउन में वापस जाती हैं और उस टेम्पल को विजिट करती हैं, विच इज नाउ ड्राउंड। ड्राउंड का मतलब होता है डूबा हुआ, कोई चीज जो डूब जाती है, ठीक है। इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन। डेजोलेशन का मतलब हुआ अकेलापन, यानी कि वीराने में। कि मैं 30 साल बाद जब गई उस टाउन में, उस टेम्पल में, जो कि अब अकेलेपन में डूब गया था, यानी कि वो एकदम खंडहर या टूटा फूटा या एकदम वीरान हो गया था, कि मे बी लोग वहां पे रहते नहीं होंगे ज्यादा, या कोई वहां आता जाता नहीं होगा। तो ये यहाँ पे कहने का मतलब है इन द एयर ऑफ डेजोल्यूशन, कि एकदम वो अलग थलग अब हो गया था वो टेम्पल और टाउन। इन द बैकयार्ड, अब उस टेम्पल के पीछे की साइड में, बैकयार्ड में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहां पे अब नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स। रेड और व्हाइट कलर की वहां पे प्लास्टिक चेयर्स रखी हुई थी। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on the folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. अब ये जो यंग बॉय था,
वहां पे ये देखती हैं कि जब वो नया प्रीस्ट जहाँ पे रह रहा है वहां पे रेड और व्हाइट कलर की चेयर्स वगैरह पड़ी हुई हैं, तभी वो देखती हैं कि एक छोटा सा बच्चा, एक यंग बॉय जो ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हैं, सॉक्स पहने हैं, शूज पहने हैं, वो ही अराइव्ड पैंटिंग, पैंटिंग मतलब हांफता हुआ वहां पहुंचता है। और जो फोल्डिंग बेड होता है, आपने देखा होगा, बहुत आप में से बहुत घरों में फोल्डिंग बेड्स यूज होते हैं। उसको हम फोल्ड करके रख सकते हैं, उसके बाद जब खोलना होता है तो उसको ओपन करके हम बिछा सकते हैं। उस तरह का फोल्डिंग बेड पे वो अपना बस स्कूल बैग ऐसे फेंकता है और एकदम हाफता हुआ वहां पे ऐसे बैठ जाता है। लुकिंग एट द बॉय, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लूज देम। अब जब वो उस बच्चे को देखती हैं जो यूनिफॉर्म पहने हैं, सॉक्स पहने हैं, शूज पहने हैं, तो उनको वो बच्चा याद आता है, यानी कि वो मैन याद आता है जिन्होंने उसको स्टोरी सुनाई थी कि वो पेयर ऑफ शूज के लिए प्रार्थना करता था। तो वो प्रेयर, वो जो दूसरा बच्चा है उसको याद करती हैं कि किसी बच्चे के पास, कि आज ये बच्चा है जिसके पास सॉक्स हैं, शूज है, सब कुछ है। और एक वो बच्चा था जो गॉडेस से, देवी जो थी उनसे प्रार्थना करता था कि उसको जूते मिल जाएं। और फाइनली उसको जूते मिल भी गए थे, उसको एक जोड़ी जूते दिलवा दिए गए थे या उसने कहीं से पाए थे। और फिर वो क्या प्रार्थना करता है कि लेट मी नेवर लूज देम, कि मुझे अब तो ये जूते मिल गए हैं, लेकिन मैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं कभी भी इन जूतों को खो ना, कभी भी मैं कहीं इधर उधर ना रख दूं। द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, और जो देवी थी, जो गॉडेस थी, उन्होंने उसकी प्रेयर को ग्रांट कर दिया, उन उसकी प्रार्थनाओं को फलीभूत कर दिया या उसकी प्रार्थना मान ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज। अब वो क्या कहती हैं कि आज के समय में जो यंग बॉयज हैं, जैसे कि ये जो प्रीस्ट का बेटा है, ये अब शूज पहनते हैं, ये बच्चे अब जो है वो शूज पहनते हैं। एक वो बच्चा था जिसके पास शूज नहीं थी, यानी कि कहने का मतलब है कि वो कंपेयर कर रही हैं कि पहले प्रीस्ट वगैरह को कितनी मुश्किल हालातों से, गरीबी में गुजरना पड़ता था कि उनके बच्चे एक जूते के लिए भी प्रार्थना करते थे ईश्वर से। लेकिन आज के समय में जो प्रीस्ट हैं, मे बी उनकी लिविंग कंडीशन अब पहले से बेटर हुई है कि उनका जो बच्चा है वो शूज वगैरह, सॉक्स वगैरह सब उसको उपलब्ध है, वो पहनता है। बट मेनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। अब वो क्या कंपेयर कर रही हैं, अब वो उस बच्चे को या उन दोनों बच्चों को रैग पिकर्स से कंपेयर कर रही हैं, या कूड़ा, या रैग पिकर्स का मतलब आप देख सकते हैं, ये इस तरह से आप देखिए इस फोटो में, इसी तरह से कूड़ा बीनने वाले लोग होते हैं। तो अब वो कहते हैं कि और बहुत से ऐसे बच्चे जो, जैसे कि ये रैग पिकर्स, ये कूड़ा बीनने वाले जो मेरे नेबरहुड में रहते हैं, ये शूलेस ही रह जाते हैं, यानी कि इनके पास कभी जूते रहते ही नहीं है, ये नंगे पैर ही रहते हैं। मतलब कहने का है कि वो अलग अलग कंडीशन की, तीन तरह के बच्चे किस तरह की कंडीशन में, कि किसी के पास मिल गया, कोई प्रार्थना के बाद मिल रहा है और किसी को मिल ही नहीं रहा है, कहने का ये मतलब है। माई acquaintance with the barefoot rat pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. अक्वाइंटेंस का मतलब होता है जान पहचान होना। फ्रेंडशिप थोड़ा सा उससे ऊपर होता है कि हमारी किसी से दोस्ती है, और अक्वाइंटेंस मतलब सिर्फ एक बेसिक जान पहचान है, हाय हेलो है, ओके। तो इनकी जो एक अक्वाइंटेंस थी ऑथर की, किसके साथ अक्वाइंटेंस थी? बेयरफुट रैग पिकर्स के साथ, जो नंगे पैर घूमने वाले, कूड़ा बीनने वाले थे, उनके साथ जो उनकी एक छोटी मोटी जान पहचान थी, वो उनको मजबूर कर गई और उनको कहाँ पे लेके गई? सीमापुरी इलाके में। अब हमको पता चलता है कि साहिब या उस तरह के जो बच्चे हैं, वो जो बिग सिटी में रहने आए थे, वो बिग सिटी दिल्ली थी, और दिल्ली में भी सीमापुरी नाम की जगह थी। अब सीमापुरी कैसी जगह है? विच इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। पेरिफेरी का मतलब होता है, आप इसमें देख सकते हैं जो ब्लैक आउटलाइन है, दिस इज पेरिफेरी, दिस इज पेरिफेरी। पेरिफेरी का मतलब होता है आउटर पार्ट ऑफ समथिंग, कि किसी चीज की आउटलाइन। तो दिल्ली की पेरिफेरी में था, यानी कि दिल्ली की बिल्कुल बॉर्डर आउटस्कर्ट पे सीमापुरी नाम का इलाका था। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, था वो दिल्ली में ही, लेकिन फिर भी वो दिल्ली से दूर था मेटाफोरिकली। मेटाफोरिकली का मतलब होता है कि लिटरली हम वो बात नहीं कह रहे हैं, कि एक्चुअल में नहीं, पर हाँ एक कहने की सेंस में हम ये कह रहे हैं। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं इस तरह से इस वर्ड मेटाफोरिकली को, कि फॉर एग्जाम्पल मे बी एनी रिलेशनशिप यू कैन से, कि पेरेंट्स और बच्चों का, या हस्बैंड एंड वाइफ का, कि एक साथ रह रहे हैं, बट इफ देर इज अ टिफ्ट, या कोई ऐसी बात हो गई कि उन दोनों में नहीं बनती है, तो हम कहेंगे कि
एक दूसरे से दूर हैं वो लोग। जैसे कहते हैं ना कि दोनों साथ है पर दूर हैं, तो दूर का मतलब लिटरली ये नहीं है कि एक्चुअल में दूर है कि एक कोई दूसरे शहर में रह रहा है, एक कोई दूसरे शहर में रह रहा है, बट कहने का मतलब है कि उनके दिल दूर है, यानी कि उनके अंदर बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, या उनका एक बॉन्डिंग नहीं मैच करती है, उस कॉन्टेक्स्ट में वो एक दूसरे से दूर है बट एक साथ रहते हैं। तो ये मतलब हुआ, एक एग्जाम्पल हुआ मेटाफोरिकली वर्ड का, कि जिसका मतलब है कि लिटरली नहीं, एक्चुअल में नहीं, बट हाँ एक फिगरेटिव वे में या एक कहने के सेंस में उसको कहा गया हो। ठीक है, तो यही सीमापुरी इलाका जो कहा जा रहा है दिल्ली का, कि वो कहने को तो दिल्ली की पेरिफेरी में था, आउटलाइन पे ही था, लेकिन फिर भी दिल्ली से बहुत दूर था, यानी कि बहुत ही निग्लेक्टेड प्लेस था। क्यों था? क्योंकि वहां पे सारे रैग पिकर्स वगैरह रहते हैं, और उनके ऊपर मेन दिल्ली शहर के जो लोग थे अच्छे फैमिलीज के, वो उन पे कोई ध्यान ही नहीं देते थे। तो ये कहने का मतलब था कि दिल्ली में होकर के भी वो दिल्ली से दूर था। दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया ही था कि क्यों था ऐसा दूर, क्योंकि सीमापुरी वो इलाका था जहाँ पे ये स्क्वाटर्स रहते थे। स्क्वाटर मतलब यही स्वीपर हो गए या रैक पिकर्स हो गए, इस तरह की जो कम्युनिटी के लोग थे वो वहां पे रहते थे, जो कि बांग्लादेश से आए थे बैक इन 1971 में। ओके, आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। साहिब्स फैमिलीज अमंग देम, और उन्हीं में से एक साहिब की भी फैमिली थी, जो कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ढाका जो है वो बांग्लादेश में जगह है, और वहां से साहिब की भी फैमिली आई थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, it still is, but it is no longer empty. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, lived 10,000 rat pickers. अब साहिब की भी फैमिली उनमें से एक थी। उस समय जब बैक इन 1971 ये लोग बांग्लादेश से आए थे, तब सीमापुरी एक वाइल्डरनेस था। वाइल्डरनेस का मतलब होता है एकदम वीरान जंगल टाइप का इलाका था। वहां पे एकदम घास फूस उगी हुई थी, और ज्यादा कोई मतलब कोई रहता नहीं था। अभी भी वो वाइल्डरनेस ही है, यानी कि अभी वो भी एक सुनसान निग्लेक्टेड झाड़ियों वाला ही इलाका है, लेकिन अब वो खाली नहीं है, अब वहां पे लोग रहते हैं। पहले वहां लोग नहीं रहते थे, अब वहां पे लोग रहते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ मड मतलब मिट्टी के वहां पे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, यानी कि मिट्टी के घर बने हुए हैं, जिनकी जो छतें हैं वो टिन से, यानी कि आपने देखा होगा टीन शेड पड़ा रहता है। और टापोलिन, टापोलिन इस तरह का आप देखिए कपड़ा होता है, जो कि थोड़ा थिक प्लास्टिक मटेरियल का होता है, जो बारिश वगैरह के पानी से घर को प्रोटेक्ट करता है। इस तरह का ये कपड़ा होता है। तो जो छतें थी वो टीन शेड से या तारपुलिन के इस तरह के कपड़े से वो लोग अपनी छतें मजबूत करते थे, ताकि बारिश वगैरह से या धूप से बच सकें, और मिट्टी के घरों में रहते थे। वहां देवर डिवॉइड, यानी कि कमी थी किस चीज की? कोई ना सीवेज का सिस्टम था वहां पे, ना ड्रेनेज का, नाली का कोई अच्छा सिस्टम नहीं था, सीवेज पाइप्स वगैरह नहीं थे, यू नो बहुत अच्छा ये सब सिस्टम नहीं था। ना पीने का पानी, रनिंग वाटर भी तक वहां पे नहीं था। वो लोग किस तरह से अपनी जो बेसिक नीड्स होती हैं, खाना पानी शेल्टर के लिए भी, वो छोटी छोटी चीजों के लिए जो ह्यूमंस की डेली रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। और उस जगह पे सीमापुरी में 10,000 रैग पिकर्स रहते थे। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grains. अब ये आगे फर्दर क्या कहते हैं कि वो यहाँ पे 30 साल से भी ज्यादा समय से यहाँ पे रह रहे थे, बिना किसी पहचान के, बिना किसी आइडेंटिटी के, यानी कि ना उनका कोई आधार कार्ड, मतलब वो एक इस देश का पार्ट है, इस बात का कोई सबूत नहीं था। वी हैव आवर आधार कार्ड्स, वोटर कार्ड्स, आगे जाके मे बी आप में जो भी 18 प्लस होंगे उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी आज के डेट में होगा। बट ये जो रैग पिकर्स थे, इनकी कोई भी आइडेंटिटी, कोई पहचान ही नहीं थी कि ये इस देश का पार्ट है, ना ही कोई उनको परमिट था किसी भी तरह का। बट उनके पास बस एक राशन कार्ड था, ताकि उनका नाम उस राशन कार्ड से वोटर लिस्ट में चला जाए और पॉपुलेशन बढ़ जाए, ताकि हमारे जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जब इलेक्शन का टाइम आए तो उनकी भी वोटिंग काउंट हो, और मे बी ज्यादा वोट्स उनको मिले पॉलिटिकल लीडर्स को। तो इसलिए राशन कार्ड्स वगैरह पे बस उनका नाम था, ताकि वोटर लिस्ट में किसी तरह उनका नाम आ जाए। और उससे क्या होगा कि उनको ग्रेन वगैरह, अनाज वगैरह खरीदने में उनको फायदा होगा, या उनको एक ये इनेबल कर सके, उनको ये एलिजिबल हो जाए इस चीज के लिए कि कम से कम वो अनाज खरीद सके, कि राशन कार्ड में हमारा नाम है।
फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। मतलब सोचिए कितनी बड़ी चीज है ये, कि उनके लिए आइडेंटिटी वगैरह उतनी मायने नहीं रखती हैं। सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए उनको खाना चाहिए बस, कि किसी तरह उनको खाना मिलता रहे, उनकी 2 वक्त की रोटी बस किसी तरह नसीब हो जाए। वो उनके लिए किसी पहचान मिलने या ना मिलने जैसी चीजों से बहुत ऊपर है। ओके, जब आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं तब आप और चीजों के बारे में सोचते हैं। अगर आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो और ऊंची ऊंची चीजों के बारे में लोग कहते हैं ये सब बात की बात है, पहले भाई हमको खाने को तो मिले, पहले हमको घर पे छत तो मिले। तो सोचिए कितनी बुरी कंडीशन में ये लोग रह रहे होंगे। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris, when I ask them why they left their beautiful land of green fields and rivers. Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. अब जो ऑथर है वो सीमापुरी पहुंच गए हैं वहां के लोगों से बात करने के लिए। तो अब वहां पे जाकर के वो क्या कहती हैं कि जब उन्होंने वहां पे एक ग्रुप ऑफ वुमेन से पूछा, यानी कि औरतों का एक ग्रुप उन्होंने वहां पे देखा जो कि टैटर्ड साड़ीज पहनी थी। टैटर्ड का मतलब होता है इस तरह का फटा पुराना। तो फटे पुरानी साड़ीज पहने पहनी हुई कुछ औरतों का ग्रुप उनको दिखा। तो जब उन्होंने उनसे पूछा उन औरतों से कि उन्होंने ढाका या बांग्लादेश जहाँ से वो लोग आए थे, वहाँ के जो बहुत सुंदर सुंदर ग्रीन फील्ड्स थे या रिवर्स थे, उनको इतनी सुंदर जगह पे, वो उनके घर भी थे वहां पे अच्छे खासे, उसको छोड़ करके वो यहाँ पे इस तरह की नर्क जैसी जिंदगी क्यों जी रहे हैं। तो जब उन्होंने ये पूछा उन वुमेन, उन औरतों से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अगर एट द एंड ऑफ द डे, कि अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को खिला पाए, उनका पेट भर सकें, और बिना पेट दर्द लिए हम बेड पे सोने के लिए जा सकते हैं, तो हम उन फील्ड से कहीं बेहतर है कि हम यहाँ रहे। कहने का मतलब है कि अगर हमें खाना मिल रहा है यहाँ पे विदाउट एन एकिंग स्टमक, एक एकिंग स्टमक मतलब आपने देखा होगा कभी कभी जब आपको बहुत भूख लगती है तो भूख से भी पेट पे दर्द होता है, पेट में तकलीफ होती है। तो वो कहती है कि अगर हम एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, अगर हम अपने परिवार को खाना खिला सकते हैं और बिना भूखे पेट, बिना कचोटते पेट हम बेड पे जा सकते हैं सोने के लिए, और भर के हमारा पेट भरा है, आज हमको खाना नसीब हुआ और इस सेटिस्फैक्शन के साथ हम सो रहे हैं। तो और ये चीज अगर हमें इस जगह पे मिल रही है, तो वो ब्यूटीफुल फील्ड और रिवर्स से कहीं बेहतर हमको ये जिंदगी है, क्योंकि वहां पे हमको कोई ग्रेन नहीं मिल रहा था। यानी कि वो ब्यूटीफुल सीन और सीनरी लेकर हम क्या करेंगे अगर वहां पे हमको खाने तक को नहीं मिल रहा है। उससे भली ये नरक की जिंदगी है कि कम से कम यहाँ पे खाना तो नसीब है हमें, हमें भूखे पेट नहीं सोना पड़ रहा है। कहने का ये मतलब है ओवरऑल। wherever they find food, जहां कहीं भी उन लोगों को खाना नसीब होता है, जहां भी उनको थोड़ा सा लगता है कि हाँ यहाँ पे हमको खाना मिल सकता है, हम कुछ दिन काम कर सकते हैं, वहीं पे अपने टेंट लगा लेते हैं, जो उनका ट्रांजिट होम बन जाते हैं। ट्रांजिट मतलब एक जगह से जब दूसरी जगह हम जाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम ट्रांजिट कहते हैं। जैसे ट्रांजिशन वर्ड होता है ना, ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है, चेंज करना। तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, वो ट्रांजिट होता है। कि वो उनका ट्रांजिट होम बन गया कि भाई हम एक जगह से यहाँ आए हैं, अब ये हमारा ट्रांजिट होम है, परमानेंट होम नहीं है, अब यहाँ से हम कहीं और चेंज करेंगे, ये इसका मतलब है। Children grow up in them becoming partners in survival, and survival in Simapuri means rat picking. Through the years, it had acquired the proportions of a fine art. अभी क्या कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो भी ऐसी ट्रांजिट होम में, इस तरह के ही माहौल में पलते बढ़ते हैं, और वो भी इनके सर्वाइवल की जो जंग है, यानी कि जीवन जीने की जो इनकी जंग है, उसमें उनके पार्टनर, उनके साथी बन जाते हैं। क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बेसिक चीजें जब खाने तक को पैसा नहीं है या खाने के लिए ही जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो क्या वो बच्चों को स्कूल भेजेंगे या क्या वो अपना बचपन देखेंगे। तो वो बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ इसी सर्वाइवल की जंग में उनके साथी बन जाते हैं। और सीमापुरी के इलाके में सरवाइव करने का मतलब है कूड़ा बीनना या रैक पिक करना। थ्रू द इयर्स,
इतने जो सालों के बाद ये इट हैज अक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट। यानी कि फाइन आर्ट का मतलब है कि ये जो कूड़ा बीनने की जो एक यू नो काम है, जो कूड़ा बीनने का, ये एक फाइन आर्ट, ये एक स्किल की तरह हो गया है कि यू हैव टू बी स्किल्ड, और एक एक कला है कूड़ा बीनना। तो ये कहने का मतलब है कि थ्रू द इयर्स, इतने सारे सालों में, अब ये जो रैक पिकिंग का काम है, वो एक कला की तरह हो गई है, एक आर्ट की जैसे हो गई है, कि ये भी बहुत मुश्किल चीज है और आसान नहीं है कि आप कूड़ा बीन करके अपने परिवार को पाल रहे हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। उनके लिए गार्बेज, उनके लिए कूड़ा गोल्ड, सोने की जैसा है। इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ। अब ये उनके लिए सोने के समान है, गोल्ड के समान है, उनकी रोजी रोटी है ये, उनके सर की छत है ये। चाहे वो छत लीक करती हुई या रिसती हुई क्यों ना हो, कि कम से कम रिस भी रही है या पानी टपक रहा है, फिर भी कोई छत तो है कहने को। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। तो बड़ों के लिए ये उनकी रोजी रोटी है, उनको ये करना ही करना है। लेकिन छोटे बच्चे के लिए वो रोजी रोटी से कहीं बढ़कर है, वो एक एडवेंचर है, या वो एक बहुत ही वंडर जैसी चीज है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 नोट, साहिब सेज, हिज आईज लाइटिंग अप। तो अब इसी सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि साहिब जब ये बात कहता है तो उसकी आंखें चमक जाती हैं, और वो क्या कहता है कि कभी कभी मुझे एक सिक्का मिल जाता है 1 रुपए का गार्बेज में, और कभी कभी तो 10 रुपए का नोट मिल जाता है। तो बड़े इस बात को समझ रहे हैं कि उनके लिए ये उनकी रोजी रोटी है, उनको ये करना है। लेकिन बच्चों को जो एक एक्साइटमेंट है ना, कि क्या पता 1 रुपए का सिक्का मिल जाए, क्या पता 10 रुपए ही तक मिल जाए, 20 रुपए तक मिल जाए, तो ये सब वो बहुत ही उनको एक प्लेजेंट छोटे छोटे सरप्राइजेस की तरह मिलते हैं। तो उनके लिए एक काइंड ऑफ एडवेंचर है ये। When you can find a silver coin in the heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही ये चीज बताई थी कि अगर आपको गार्बेज में, कूड़े के ढेर में सिल्वर कॉइन यानी कि 1 रुपए का सिक्का मिलता है, तो आप और ढूंढ लेंगे। यू डोंट स्टॉप स्काउंजिंग, मतलब आप ढूंढना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि एक उम्मीद होगी कि क्या पता और मिल जाए। तो ये ऐसा, वो आगे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का डिफरेंट मीनिंग होता है, जो कि उनके पेरेंट्स, यानी कि उनके पेरेंट्स के लिए जो कूड़ा मीन करता है, या उसका जो मतलब है, उससे काफी डिफरेंट मीनिंग कूड़े का बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए वो वंडर में रैप्ड कोई चीज है, कि उनको प्लेजेंट सरप्राइजेस मिल रहे हैं, कि 10 रुपए का नोट मिल गया, 1 रुपए का सिक्का मिल गया। लेकिन जो बड़े हैं, जो एडल्ट्स हैं, उनके लिए वो उनके जीने का सहारा है। इट इज अ मीन्स ऑफ देयर सर्वाइवल, कि उनको कोई हैरानी नहीं होती 10 रुपए का नोट देख करके। उनको पता है उनको डेली ये करना है, भले ही 10 रुपए का नोट मिले चाहे ना मिले। लेकिन बच्चों को ये सब लालच लगती है। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. अब एक सर्दी की सुबह, ऑथर जो है वो कहते हैं कि मैंने देखा कि साहिब एक जो बगल में उनके पड़ोस में एक क्लब था, उसके जो फेंस्ड गेट थे, यानी कि उसमें जाली वगैरह लगी थी, उससे अंदर की साइड देख रहा है, वहां पे खड़ा हुआ है उस गेट पे। और वो क्या देख रहा है, अंदर जो दो यंग मैन, दो लड़के हैं, जो व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं और टेनिस खेल रहे हैं। तो वो धीरे हम करते हुए कहता है, हम मतलब थोड़ा गुनगुनाते हुए, हल्का सा धीमे धीमे से बोलते हुए कहता है कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है। और वो फेंस के पास ही खड़ा होकर उनको खेलता हुआ देख रहा होता है, विच इज ही इज वेरी कंटेंट टू वॉच इट। मैंने बहुत शिद्दत से उनको देख रहा होता है। फिर वो बाद में एडमिट करता है। एडमिट करने का मतलब है जैसे कोई चीज उसने कोई चोरी की है और उसको कन्फेस कर रहा है, कि वो ये बात को एक्सेप्ट करता है, और कहता है कि जब कोई भी नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ। मतलब जैसे कि कोई कितनी बड़ी चोरी है ये, कि उसको एडमिट करना पड़ रहा है कि मैं अंदर चला जाता हूँ। ये कितनी झिझक की बात है कि इन लोगों को वो सब यूज करने के लिए नहीं मिलता, या उनका भी मन करता होगा मे बी कुछ खेलने का या कुछ करने का, बट उनको ये सब चीजों की एक्सेस नहीं है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, कि जो गेट कीपर है वो मुझे झूला झूलने देता है, मुझे झूला झूलने के लिए अलाउ कर देता है। तो सोचिए, बच्चे ही तो हैं वो, लेकिन उनके हालात और उनके जो
माहौल है वो उनको बचपन जीने की इजाजत नहीं देते, विच इज वेरी इमोशनल, विच इज वेरी सेंसिटिव। एंड एज सेड कि अनीस जंग जो है वो सेंसिटिव इश्यूज को कवर करती है, एंड इन दिस शी हैज रियली यू नो brought down the emotional side of the story. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored t-shirt and short. अब साहिब जो था वो टेनिस शूज पहने हुए था जो कि बड़े अजीब से लग रहे थे उसके डिसकलर्ड शर्ट्स और शॉर्ट्स के साथ, यानी कि जो कपड़े पहना था, जो शर्ट और शॉर्ट्स पहने था वो एकदम डिसकलर्ड हो गई थी, बहुत उसका रंग उड़ गया था, फेड हो गया था रंग, मे बी वो बहुत पुरानी होगी। और उसके साथ में एकदम ब्रांड न्यू टाइप के टेनिस के जूते, बहुत ही अजीब सा कॉम्बिनेशन उसकी पर्सनालिटी को दे रहे थे। अब वो एक एक्सप्लेन करते हुए कहता है, क्योंकि मे बी किसी के मन में ये प्रश्न आए कि क्यों पहने हो उस तरह के जूते, ऐसे जूते कहाँ से मिले, तो एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि किसी ने मुझे ये जूते दिए हैं। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. Discarded का मतलब होता है फेंका हुआ, कि ये फैक्ट या ये सच्चाई कि किसी अमीर घर के बच्चे ने, किसी अमीर लड़के ने ये जूते फेंक दिए थे या पहनने से इनकार कर दिया था, मे बी इसलिए क्योंकि उनमें से एक जूते में छेद था, ये सच्चाई भी उसको बॉदर नहीं करती है, उसको इतना मैटर नहीं करती कि इस जूते में छेद है, उसको जूते मिल गए यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे कि एक इंग्लिश में कहावत है कि योर ट्रैश इज समवन्स ट्रेजर, आपका जो कूड़ा है वो किसी का खजाना हो सकता है। कि हम लोग को लगता है कि यार ये तो बहुत छोटी सी चीज है इसको फेंक दो, बट किसी और के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत बड़ी चीज हो सकती है। तो दिस इज वन शुड बी वेरी अवेयर एंड वन शुड बी वेरी थैंकफुल कि हम इतने प्रिविलेज्ड हैं या हमको ये सब चीजें मिली हैं, उसके लिए सच में बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए ऊपर वाले का कि उसने हमें ऐसी स्थिति में नहीं रखा। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। अब वो आगे कहती हैं कि एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा व्यक्ति जो नंगे पैर चलता हो, उसके लिए एक ऐसे जूते जिसमें अगर छेद भी है तो ऐसा हो गया जैसे कोई सपना साकार हो गया हो, कि छेद वाला जूता ही सही लेकिन कम से कम जूता तो है पहनने के लिए। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। इंटेंटली मतलब बहुत ही फोकस के साथ, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखने का या करने की कोई चीज, कि लेकिन वो जूते तो उसको मिल गए, लेकिन जो गेम वो देख रहा था इतनी शिद्दत से, इतना यू नो फोकस के साथ, वो उसकी पहुंच के बाहर है, यानी कि वो इतना अभी नहीं कर सकता कि वो टेनिस उसको खेलने को मिल जाए। This morning, Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. कैनिस्टर इस तरह के कनस्तर को कहते हैं, आपने देखा होगा दूध वाले जो होते हैं उनके पास इस तरह का पहले का कैनिस्टर्स वगैरह होते थे। तो एक सुबह जब ऑथर ने कहा कि इस मॉर्निंग, इस सुबह मैंने साहब को देखा, साहिब जो था वो मिल्क बूथ की तरफ, दूध के जो बूथ्स होते हैं वहां पे वो जा रहा था, उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर था। अब वो क्या कहता है, आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, कि अब जो डाउन द रोड यानी कि रोड के उस तरफ जो एक टी स्टॉल है, चाय की दुकान है, अब मैं वहां काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, यानी कि ऐसे इशारे करते हुए, पॉइंट करते हुए दिखाता है कि वहां पे एक टी स्टॉल है, वहां पे अब मैं काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, कि अब मुझे उस काम के 800 रुपये मिलते हैं और दिन का सारा खाना भी मुझे मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। तो इस पे वो पूछती हैं कि मतलब अपने आप से एक तरह से पूछती है कि क्या उसे ये जॉब या क्या उसे ये काम पसंद होगा, जो अब उसको पैसे भी ज्यादा मिलते हैं, मतलब रैक पिकिंग के काम से तो बेटर ही उसको अब मिल गया है कि 800 रुपये मिलते हैं और खाना भी मिलता है। लेकिन एक अपने आप से मन में एक क्वेश्चन पूछती है अनीस जंग कि क्या उसको ये जॉब पसंद आई है अपनी जो ये वो कर रहा है। His face I see has lost the carefree look. तो ये जब वो अपने मन में सवाल पूछती हैं तो तुरंत ही वो उसका चेहरा देखती हैं और कहती हैं कि मैंने फिर देखा कि उसका जो चेहरा था उस पे जो एक बेफिक्री का एक लुक था, एक केयरफुली सा लुक था, कि उसको कोई चीज की चिंता नहीं थी, एक बेफिक्र होकर वो चलता था, वो कहीं ना कहीं खो गया है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। ये जो स्टील का कनस्तर है, जो स्टील कैनिस्टर है, ये बहुत भारी था उसके उस
प्लास्टिक बैग से जो वो अपने कंधे पे लटकाते हुए कूड़ा बीनने के लिए चलता था, उससे कहीं ज्यादा भारी ये स्टील का कैनिस्टर हो गया था। कहने का मतलब है, मे बी लिटरली नहीं, उस से कि मतलब कहने का ये मतलब नहीं है कि वो स्टील का कैनिस्टर का एक्चुअल में वजन बहुत ज्यादा था। कहने का मतलब ये है कि अब उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं था, अब वो किसी के अंडर में जॉब कर रहा था। तो एक प्रेशर, एक बर्डन उसके ऊपर आ गया था, इसलिए वो स्टील का कैनिस्टर ज्यादा हैवी उसको महसूस होने लग गया था, बजाय उस प्लास्टिक बैग के जो वो अपना आराम से बेफिक्री से लेते हुए चलता था और कूड़ा बीनता था। द बैग वॉज हिज, बैग जो था वो उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और जो वो कैनिस्टर था वो उस आदमी का था जो टी शॉप का मालिक था, जो चाय की दुकान का मालिक था, वो कैनिस्टर उसका था। तो इस वजह से अब वो किसी के अंडर में था, उसके ऊपर एक बर्डन था, एक प्रेशर था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अब उसको काम करना ही करना है। पहले वो अपने हिसाब से करता था, अब वो किसी के बताए इशारे पे चलता था, इसलिए वो कैनिस्टर जो था उसको बहुत भारी लग रहा था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब जो था वो अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं था, अब वो खुद का स्वामी नहीं था कि वो बेफिक्री से जैसे चाहे जब चाहे कूड़ा बीने या जो भी काम करे। सो दिस इज द स्टोरी एंड वी हैव कम टू द एंड ऑफ साहिब स्टोरी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं वन लाइनर्स टॉप 10 क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु इज साहिब एंड वेयर डज ही लिव, कहाँ पे साहिब रहता था, क्या था, कौन था वो। ही इज अ रैक पिकर हु लिव्स इन सीमापुरी, अ स्क्वाटर सेटलमेंट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। रैक पिकर था, सीमापुरी में रहता था, जो कि स्क्वाटर के लिए यानी कि वही रैक पिकर्स, स्वीपर्स, इन सब लोगों का कम्युनिटी के लोग वहां पे रहते थे, और दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में वो रहता था। व्हाई डिड साहिब्स फैमिली लीव देयर होम इन बांग्लादेश। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और एक आंसर करने की या सोचने की कोशिश करिए कि क्यों साहिब की फैमिली ने घर छोड़ दिया था बांग्लादेश से में जो वो रहते थे। सो आंसर इज क्योंकि वहां पे स्टॉर्म आ गया था जिसने उनके घरों को और फील्ड्स को खराब कर दिया था। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज साहिब स्क्राउंज फॉर इन द नेबरहुड, किस चीज को वो ढूंढता था, स्क्राउंज करता था। फॉर गोल्ड एंड वैल्यूएबल आइटम्स इन द गार्बेज डम्प्स। अब वो गोल्ड या वैल्यूएबल आइटम्स क्या लिटरली गोल्ड था, नहीं, वो 1 रुपया या 10 रुपए का सिक्का जो उसके लिए गोल्ड के बराबर था, वो गोल्ड वो वहां पे खोजता था। वॉट डज साहिब ड्रीम ऑफ डूइंग इफ अ स्कूल इज बिल्ट इन हिज नेबरहुड, क्या करेगा साहिब अगर एक स्कूल बन जाए, क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। ही ड्रीम्स ऑफ अटेंडिंग दैट स्कूल। What dreams and aspirations does Sahib have? His dreams are limited and he roams the street with his friends looking for gold. बहुत लिमिटेड ड्रीम्स थी, एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा था, ऐसे कोई उसके एस्पिरेशंस या ड्रीम्स नहीं थे, वो बस बेफिक्री से अपने दोस्तों के साथ घूमता था, और जो भी 1-2 रुपए का सिक्का उसको मिल जाए उसके लिए सोने के समान है उसको वो खोजता रहता था। हाउ डज साहिब रिएक्ट व्हेन ऑफर्ड द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ स्कूल, क्या किस तरह से साहिब ने रिएक्ट किया जब उसको कहा कि अगर कोई स्कूल स्टार्ट करें तो तुम विल यू कम, तो क्या उसका रिएक्शन था। उसने बहुत ही ब्रॉडली स्माइल किया था और उसने अपना इंटरेस्ट दिखाया था स्कूल जाने में। व्हाट आर द लिविंग कंडीशंस इन सीमापुरी, किस तरह के हालात थे वहां पे। इट इज अ प्लेस जहाँ पे किस चीज की कमी थी या डिवॉइड ऑफ किस चीज का था, सीवेज नहीं था, ड्रेनेज नहीं था, रनिंग वाटर नहीं था। वॉट रोल डू मिडिल मैन प्ले इन साहिब्स लाइफ, मिडिल मतलब मैन मतलब होता है बिचौलिए जो होते हैं या जो और अपर उसके लोग थे, वो साहिब की लाइफ में क्या रोल प्ले करते थे। दे टेक एडवांटेज ऑफ साहिब्स पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिली, उसकी फैमिली जो थी, जो रैक पिकर्स की, पॉवर्टी स्ट्रिकन मतलब गरीबी जो थी उसकी फैमिली की, या उसकी जो गरीब फैमिली थी, उनका वो लोग फायदा उठाते थे बिचौलिए, और मे बी उनको जो कूड़े बीनने के एक्चुअल पैसे हैं वो नहीं मिलते होंगे, उनसे कम उनका शोषण करते थे। What does Sahib find in the garbage dumps that excites him? क्या मिल जाता था गार्बेज डंप्स में ऐसा जो उसको एक्साइट करता था, कि कभी कभी उसको 1 रुपए का सिक्का या कभी कभी 10 रुपए का नोट भी अगर मिल जाता था तो वो चीज उसको बहुत एक्साइट करती थी, क्योंकि उसके लिए बहुत ही एक वैल्यूएबल सी खोज होती थी कि अरे 1 रुपए का सिक्का मिला, 10 रुपए मिला, इस तरह से वो उसी में ही खुश हो जाता था। हाउ डज साहिब्स लाइफ चेंज when he starts working at the tea stall, जब टी स्टॉल में उसने काम करना शुरू किया, कैसे उसकी जिंदगी में चेंज आया। he now earns 800 rupees and get all his meals, लेकिन he is no longer his own master,
अब वो अपना खुद का स्वामी नहीं था, अब वो अपने हिसाब से मर्ज़ी से काम नहीं करता था, वो किसी के अंडर में था, उसके इशारे पे चलता था और उसके बदले में काम करने के बदले में उसको ₹800 और सारा खाना मिलता था। ओके, नाउ ये ग्लॉसरी है। ग्लॉसरी में आपको मैंने बताया था सारे वर्ड्स का कलेक्शन है। ये सारे वर्ड्स मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर भी दिए हैं। फॉर एग्जांपल हम ये वर्ड ही ले लेते हैं, ड्राउन्ड। तो इसका एक सिंपल, मैंने कहा था आपसे, सिंपल इंग्लिश में दिया होगा इसका मीनिंग, कंप्लीटली इमर्स्ड और ओवरवेल्म्ड, यानी कि पूरी तरह से डूबा हुआ या बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाना। ओवरवेल्म मतलब एकदम खुशी से खुशी बाहर आ रही है, खुशी में डूब जाना, तो उसको ड्राउनिंग कहते हैं, ड्राउंड कहते हैं। और उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ड्राउंड। ओके, सो इस तरह से बाकी के भी वर्ड्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस चीज से रिलेटेड, या कोई और वर्ड हो जिसको मैंने जिसका मीनिंग नहीं बताया हो और आपको उसको मीनिंग जानना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। So with this we have come to an end of today's video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई भी ऐसा पार्ट है जो आपको नहीं समझ में आया है, कोई कोई भी ऐसी चीज है जो आपको क्लियर करनी हो या आपको पूछनी हो, कोई सजेशन अगर आपको देना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। विद दिस दिस इज सौम्या, आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ उसको शेयर करिए और भी ज्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए और बेनिफिट लीजिए। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए लाइफ। थैंक यू सो मच।